चलिए, जिनको बुकलेट मिल गया वो मस्त पे कि उस पे नाम वाम डाल लो बेटा, अपने दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं। और जो ऑनलाइन वाले हैं, पुणे से बाहर है, 2-4 दिन लगेंगे आपको कुरियर आने का। तब तक आप बचे हुए हो होमवर्क से। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट चालू हो रहा है आज और कल का दोनों लेक्चर। ऑनलाइन स्टूडेंट जस्ट बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए लेट हो रहा है। विल स्टार्ट इन 5 minutes। बस बस बेटा बस। बुकलेट जिनको मिला है उनको थोड़ा सा गम भी मिलने वाला है आज। चलिए, चलो बेटा, जब तक बाकी के लोग आ रहे हैं, जस्ट आई एम रिवाइजिंग। हमने क्या किया, सिलेबस चालू करते वक्त जानबूझकर वो टॉपिक स्टार्ट किए कि जो एग्जाम में ऑप्शन में आते हैं, और वो वैसे ही ऑप्शन में चले जाते हैं, यानी लोग उसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं। तो
ऐसा एक टॉपिक था जस्ट सिंगल लेक्चर का जिसका नाम था अकाउंटिंग, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, वेरी जनरल नॉलेज टाइप टॉपिक, जो मेरा यूट्यूब पे भी है। आप जब क्लास का ऐप डाउनलोड करोगे तब भी मिलेगा। तो ये वाला वो टॉपिक है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ठीक है, इसका जो भी पेज नंबर है आपके पास आया हुआ, उस पे जाके ऊपर लिख दो वहां पे उस टॉपिक के, इसके पेज नंबर पे जाओ। ये मेरे पास वाला बराबर है या नहीं पता, 166 है, तो वहां पे जाके ऊपर लिख दो उस टॉपिक के ऊपर। हाँ लावा बेट आलित का सगे। हाँ ठीक है, लिखो 8 मार्क्स थेरी क्वेश्चन, 8 मार्क्स थेरी क्वेश्चन +2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब कभी गलती से बाद में पढ़ाई करोगे तो मालूम होना चाहिए। 8 मार्क्स थेरी क्वेश्चन, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बेटा। फिर हमने ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड कर दिए इन्होंने, खिचड़ी बना दी। और इसकी लेवल ऐसी है कि जो आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर सिलेबस में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। मूवी की पूरी टिकट लेते तो एडवर्टीजमेंट के साथ लास्ट में जब तक वो हकालता नहीं थिएटर वाला तब तक रुकता है, तो ऐसे अपन ने सब सीखने का। तो ये जो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये काफी बड़ा टॉपिक है। अभी क्यों लेता हूं मैं ये शुरुआत में, क्योंकि कोई भी लेट आ गया तो इसके ऑप्शन वाला टॉपिक इसके बाद इमीडिएटली चालू होने वाला है। क्या नाम है उसका? इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स उसके बाद हम करेंगे। तो अभी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टॉपिक है, वो टॉपिक में हमने लास्ट वीक तक क्या सीखा बेटा? रेशियो एनालिसिस। क्या सीखा है? रेशियो। अब उसमें बचा हुआ पार्ट थोड़ा सीखेंगे। चांसेस आज का लेक्चर थोड़ा बाउंस जाएगा, डरना मत। उसमें इजीली हम कवर कर लेंगे। तो ये जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके भी ऊपर लिख दो बेटा 8 मार्क्स न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब होता क्या है कि इसका न्यूमेरिकल टफ है बोल के आपने ये टॉपिक पढ़ाया नहीं, 90% कॉलेज में पढ़ाएंगे भी नहीं, ये टॉपिक क्लासेस में भी नहीं पढ़ाते। पर हमको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए 2 मार्क्स चाहिए ऑब्जेक्टिव के, तो उसके लिए ये पूरा टॉपिक सीखना है। ठीक है, 8 मार्क्स न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अभी जरा उस टॉपिक पे आ जाओ। जो मैंने पढ़ाया था वो पार्ट में वापस रिवाइज कर देता हूं और फिर आज का लेक्चर हम चालू करते हैं। ठीक है, कृपया करके आपके बाजू वाले के पास बुकलेट है, ऐसा पड़ोसी ढूंढे। आपने वैसा ही ढूंढा तो दोनों भी बेकार हो जाओगे। ऑनलाइन वालों आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल मैं आपका पड़ोसी हूँ। गुंजन सरांना काल तंबी दिली, जर आज सकाळी बुकलेट नाही मिळाले तर डायरेक्ट बुकलेट रद्दीमध्येच टाकून टाक, म्हटलं नकोच आहे मला। मी साध्या झेरॉक्स काढून देईल पण तू घेणार नाही। मग आलेत रात्री 10 वाजता। चलो, तो ये टॉपिक का नाम था बेटा एनालिसिस ऑफ, नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस टॉपिक में है क्या, आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि आपने जहां पे 11 छोड़ा था वहीं से ये टॉपिक चालू होता है। यानी क्या कि हम लोग साल के एंड में जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें हमने बनाई थी, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड P&L जो हमने बनाया था वैसा कॉर्पोरेट्स में नहीं बनता, बोल तो कंपनीज वैसा नहीं बनाती। बैलेंस शीट जो हमने 11th में बनाई थी वैसी कंपनी नहीं बनाती। तो उनका जो फॉर्मेट होता है बेटा वर्टिकल फॉर्मेट होता है। हम जो बनाते हैं वो टी फॉर्मेट है। टी यानी क्या? लेफ्ट में लाइबिलिटी, राइट में एसेट, लेफ्ट में एक्सपेंसेस, राइट में इनकम। इसमें जो है जो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाती है। और कंपनी को क्या करना होता है, वो वर्टिकल फॉर्मेट बनाकर उनको कंपेयर करना होता है। तो वो कंपेयर करने के लिए बहुत सारी मेथड्स है, वो आज हम सीखने वाले हैं। उसमें की एक मेथड हमारी हो चुकी है, कौन सी? रेशियो एनालिसिस। रेशियो के किए ना 14 प्रॉब्लम किए हमने, अभी वो वापस भी होंगे तुम्हारे। कैसे होंगे समझेगा थोड़ी देर बाद। मैंने ये थ्योरी आपको बता दी थी। एनालिसिस यानी दिए हुए डेटा को सेग्रीगेट करना,
अच्छे से रिप्रेजेंट करना जिससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, और आए हुए कंक्लूजन का अभ्यास करना यानी इंटरप्रिटेशन, ये हमने उस दिन सिखाया था। फिर इसका यूज क्या होता है ये भी थ्योरी हो गई है हमारी। देन मैंने इसके आपको ये बताए थे फीचर्स क्या होते हैं, वो भी हो गया। अब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको क्या बोला कि जो बैलेंस शीट होती है कॉर्पोरेट्स की, वो ऐसे फॉर्मेट में करते हैं उसको प्रेजेंट। तो बैलेंस शीट हमको क्या पता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड यानी लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड यानी एसेट। पर ये लोग क्या करते हैं बेटा, अभी आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल दे देता हूं तो बहुत जल्दी से समझेगा, और उसके 2 4 प्रॉब्लम भी ले लूंगा तो इमीडिएटली दिमाग में बैठ जाएगा। देखो अभी बोर्ड पे ध्यान देना सब लोग। ये एक एडवांटेज है, सुबह ऑलरेडी प्रयोग हुआ हुआ है, फिर आप पे होता है तो और फिल्टर होके होता है वो, है कि नहीं? तो इजी करके सिखाया जाता है। सब लोग ध्यान देना बेटा एकदम अच्छे से। ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था एग्जाम में जो मैं अभी कर रहा हूं। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज है, राइट हैंड साइड में एसेट, और ये है मेरी बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, जो जनरली हम 11th में बनाते थे। अब जो मैं बैलेंस शीट आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा अपन ऐसे इसको ये करके देखते हैं। एक ही मिनट, जाने दो, क्यों नहीं, हाँ इधर है वो। हाँ ये देखिए, नहीं ना गंदा हो गया नको देवा। हाँ अभी देखो, यहाँ पे जनरली जो एटम्स है, पहला होता है कैपिटल या शेयर कैपिटल। समझो इस कंपनी का है बेटा 10 लाख। फिर बेटा नेक्स्ट होता है जनरल रिजर्व, P&L, इसको रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। ये है समझो बेटा 2 लाख। फिर होता है बेटा डिबेंचर्स, लोन वगैरह, समझो 10% बैंक लोन लिखा है यहाँ पे, ये दिया है 6 लाख रुपया। और बेटा यहाँ पे है करंट लाइबिलिटी, वो दी हुई है आपको 6 2 8 और 2 8 10 18, 2 लाख रुपया। ये ऐसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है जिसकी टोटल है 20 लाख। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ ये टॉपिक आपके कॉलेज में सिखाएंगे ही नहीं, कोई कॉलेज में भी नहीं, कोई क्लासेस में भी नहीं, मास्टर वाला चेतने हा टॉपिक। पर ये टॉपिक एमकॉम को भी है, एमबीए को भी है, फिर आपके सी इंटरमीडिएट को भी है, सीएमए में भी है। तो इसलिए मैं आपको इजीली बता सकता हूँ कि इसको याद कैसे रखना है। अब इधर एसेट में देखिए, फिक्स एसेट है समझो बेटा 12 लाख, इन्वेस्टमेंट है समझो 3 लाख, और करंट एसेट है समझो 5 लाख। ये बैलेंस शीट आपको दी गई है। अब ये जो बैलेंस शीट है, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड वाली बैलेंस शीट है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है कंपनी के बैलेंस शीट में, या जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, पैसा कहां से आया वो अलग लिखो, और पैसा गया किधर वो अलग लिखो। पैसा आया कहां से उसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स, पैसा गया किधर उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। और उसको प्रेजेंट करने का एक सिंपल फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में लिख दूंगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स किया कि हो गया प्रॉब्लम। ये 8 मार्क को आया था, सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। देखो अभी कैसे बनाते हैं, सब लोग ध्यान से देखना। देखिए बेटा, यहां पे आपको लिखना होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स, यानी बेटा पैसा कहां से आया, दैट इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ फंड, जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा, राइट? अब इसमें पहला आइटम होता है बेटा ओनर्स फंड। क्या बोलते हैं इसको? ओनर्स फंड। ओनर यानी जो बिजनेस के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स कैपिटल, सेल्फ प्रोप्राइटरशिप है तो ओनर का कैपिटल, दैट इज कॉल्ड ओनर्स फंड।
और उसके अलावा जो बिजनेस का पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जिसको हम जनरल रिजर्व पी एंड एल बोलते हैं, वो भी यहाँ पे आता है। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था बेटा, इसमें ओनर्स फंड कौन कौन से बोलो? कैपिटल और जनरल रिजर्व। पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी पुराने प्रॉफिट में से बचा हुआ प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? जनरल रिजर्व। इसको ही रिजर्व फंड भी बोलेंगे, इसको ही पी एंड एल भी बोलेंगे। तो लाइबिलिटी में ये कुछ भी दिखा तो ये किसका प्रॉफिट, किसका होता है? बिजनेस का, ओनर का। तो दैट इज कॉल्ड ओनर फंड। तो क्या करने का बेटा, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया। कितना है बच्चा कैपिटल? 10 लाख। ठीक है सर। फिर आगे लिख दिया बेटा जनरल रिजर्व, वो कितना है बेटा? 2 लाख। अभी 10 और 2 कितने हो गए बेटा? 12 लाख। इसको नेट वर्थ भी बोल सकते हो आप, नहीं बोला तो भी चलेगा। अब इसके बाद लिखते हैं बेटा सेकंड आइटम, जिसका नाम होता है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड यानी ये अपने घर का फंड है, अब लोगों से लाया हुआ पैसा। लोगों से क्या लाते हैं हम? लोन। क्या लाते हैं बेटा? लोन एंड डिबेंचर्स। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको कुछ? है कि नहीं बोलो? क्या है बेटा? 10% बैंक लोन। ये ऐसे लिखने का, 10% बैंक लोन। कितना रुपए बच्चा? 6 लाख। इसको डायरेक्ट आउटर में लिख दो, एक ही है। इसकी टोटल कर देने की, ये हो गया 18 लाख। इसको बोलते हैं बेटा टोटल सोर्सेस ऑफ फंड। बिजनेस में टोटल 18 लाख रुपए आए हुए हैं। आप बोलोगे अरे सर ये लाइबिलिटी साइड ही लिख दी आपने, बराबर है कि नहीं? इन शॉर्ट मैंने लाइबिलिटी लिख दी, क्या छोड़ के? करंट लाइबिलिटी छोड़ के। कुछ भी याद नहीं है एग्जाम में, करंट लाइबिलिटी छोड़ के सब कुछ एक के नीचे एक लिख दो, फिर भी मार्क मिल जाएंगे। अब यहां पे लिखने का बेटा एप्लीकेशन ऑफ फंड। हम मर्डरस करते रोज। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब ये बहुत इजी है बेटा एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसमें पहला आइटम होता है बच्चा फिक्स एसेट। क्या होता है बोलो? फिक्स एसेट। अब यहाँ पे दिख रहे फिक्स एसेट कौन से है? कितने है बेटा? 12 लाख। प्रॉब्लम है इसकी जगह मशीनरी बिल्डिंग ऐसा भी वर्ड आ सकता है, दैट इज फिक्स एसेट। डायरेक्ट आउटर में लिख दो 12 लाख। बेटा इसमें दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। बच्चा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या सबको? बोलो जरा। कितना है? 3। अब है सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला। इसमें तीसरा आइटम होता है बेटा वर्किंग कैपिटल। क्या नाम होता है बेटा? तीसरा वर्किंग कैपिटल। अब आप मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? अरे हमने किया ना वर्किंग कैपिटल करंट रेशियो में, बोलो। करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इसलिए वो करंट लाइबिलिटी ऊपर नहीं गई, समझा क्या आपको? ये करंट लाइबिलिटी 5 है, करंट असेट कितना है? 2। तो ऐसे लिखने का करंट असेट 5 लाख। थोड़ा तो कुछ तो रहेगा ना ट्विस्ट, नहीं तो सब एकदम इजी हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी कितना है बेटा? 2। तो आउटर में कितना आएगा बोलो? 3। अब देखो जादू, कितने आ गए टोटल? 18 लाख। दोनों टैली हो गए, दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। पर ये कौन सी बैलेंस शीट है? वर्टिकल। कौन सी बैलेंस शीट है बेटा? वर्टिकल। टोटल एप्लीकेशन। बोलते इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस में 18 लाख रुपए आए और 18 लाख में से 12 लाख एसेट में गए, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और 3 लाख बिजनेस में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं यानी क्या? वर्किंग कैपिटल। इसको कौन सी बैलेंस शीट बोलते हैं बेटा? बोलो। वर्टिकल बैलेंस शीट। फॉर्मेट कैसे याद रखोगे? बोलो। पहला आइटम क्या था? शेयर होल्डर्स फंड। उसमें क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। दूसरा आइटम बोरोड फंड, उसमें लोन और डिबेंचर्स। बस उनकी टोटल कर लिए। टोटल सोर्सेस एप्लीकेशन में 3 आइटम, पहला फिक्स एसेट, दूसरा करंट एसेट सॉरी इन्वेस्टमेंट, और तीसरा वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझा क्या सबको? इसको कौन सी बैलेंस शीट बोलते हैं? वर्टिकल। और ये कितने मार्क के लिए आती है? 8 मार्क। कर लोगे सब लोग, बहुत इजी है। तो एक बार इसको चाहिए तो इस एग्जाम्पल को कहीं पे जगह है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ऐसे क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल लिखो पहले ऊपर, फिर हाँ बेटा करतो बेटा आणखी एवढंच? खुश?
एवढं राग विषय आहेत का टॉपिकचा? हा, अच्छा. पहले क्वेश्चन लिख लो. इकडे शिफ्ट नाही केल्यात का बेंचेस? अच्छा, लंच ब्रेक मध्ये. कॉफी आणून तशी. पढ़ाई करो पढ़ाई. हो गया बेटा? अभी ऊपर ले रहा हूं मैं, ठहरो ना. क्वेश्चन लिखा? आप कभी गलती से जब टैली सीखोगे 12th के बाद, तब टैली में ऐसी बैलेंस शीट बन के आती है. अठारह लाख को टैली करना, दैट इज टैली फिगर. ठीक है. अच्छा है क्या बुकलेट? क्विक यानी लिक्विड. हाँ. चलो, हो गया बेटा. कॉपी तरी फास्ट करायला शिका रे. ते पण गरजेचं आहे पास व्हायला. ऑनलाइन वाले सो गए क्या पब्लिक? एक एड्रेस किया है, दो, तीन. ऑन करून जर गायब झाला असेल ना, अचानक नाव घेईल, नाही दिसलं घरी फोन करेल.
डन। चलो अभी देखो बेटा, आप कितना फास्ट ओरली ये प्रॉब्लम कर सकते हो। आंसर्स देखना नहीं है, खाली बोर्ड पे ध्यान देना है। सबने लिख दिया? चलो इधर ध्यान दो। बेटा ये प्रॉब्लम देखो, पेज नंबर 151 वगैरह पे होगा, मिलता है क्या देखो। आंसर किसी को नहीं देखना है नीचे, देखो जाने दो ना, मतीज देखो बुकलेट, बोर्ड पे देखो। ओए बोर्ड पे देखो, बोलो सोर्सेस ऑफ फंड में पहले क्या लोगे? कैपिटल कितना है? 50। और क्या लोगे? रिजर्व कितना है? 15। 50 एंड 15 65 हो गया। देन बोरोड फंड में क्या लोगे? लोन कितना है? 30। तो कितना हो गया बेटा? 60 95 हो गया। इतने ही रहेंगे सोर्सेस ऑफ फंड। एप्लीकेशन में पहला क्या लोगे? दूसरा क्या लोगे? इन्वेस्टमेंट। और तीसरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट माइनस करंट लाइफ, यानी 55 माइनस 30 25। तो दोनों भी 95 95 आ जाएंगे। देखो जस्ट आंसर वैसे है क्या, लिखना नहीं है, खाली किया हुआ है। देखो है क्या, मागच्या वर्षी थोडी तयार करून ठेवला होता, तो लास्ट मोमेंटला घेतला होता। 95 समझा सबको? आपने भी वही दिया ना आंसर, कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो और एक, आंसर देखना नहीं है, खाली बोर्ड पे ही देखना है। बोलो बोलो, सोर्सेस ऑफ फंड में पहला आइटम क्या लोगे? कैपिटल कितना है बेटा? 80,000। फिर क्या लोगे? कितना है? 20। 80 और 20 कितना हो गया? 1 लाख। फिर क्या लोगे? 12% लोन बोरोड फंड में 24,000, तो 124 हो गया। अब एप्लीकेशन में पहला आइटम 75 लोगे, राइट। फिर बेटा इन्वेस्टमेंट कितना लोगे? 20। और फिर वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी 44 माइनस 15 समथिंग 29 आएगा। टोटल कर लेना दोनों मिलके सेम। देखो आ रहा है क्या? देखो आ गया क्या? देखो सब लोग है? देखो क्या क्या लिखा है। सोर्सेस ऑफ फंड में पहले क्या लिखा है? कैपिटल, फिर रिजर्व। उस आंसर का नाम भी होता है नेटवर्क, लिखना भूल गए तो भी चलेगा एग्जाम में। फिर बेटा बोरोड फंड में लोन 24। टोटल कितना हो गया? 124। बेटा खाली आप बुकलेट में वो 124 और नीचे के 124 को टैली मार्क कर दो। टैली मार्क में जगह है 2 रेषा। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, फिर वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, डन हो गया। अब बेटा ऐसे ही पीएनएल अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान दो। ट्रेडिंग एंड पीएनएल, उसको बोलते हैं बेटा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। बोर्ड पे ध्यान दो। पहिले समजून घ्या, मग आपण डायरेक्टली प्रॉब्लेम बघणार आहोत। अभी बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो इसके डेबिट में पहला आइटम क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, समझो 10,000 है। फिर बेटा सेकंड परचेस, समझो बेटा 40,000 है। फिर है बेटा समझो वेजेस 20,000 है। और इधर है बेटा सेल्स 1 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक है समझो 10,000। इसकी टोटल करना होता है 110, इधर 110। तो बेटा 60 70 गए तो कितना आएगा? 40। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये पता है ना?
अब ये जीपी इधर जाता है, इसको पी एंड एल बोलते हैं। ये क्वेश्चन ही लिख रहा हूं अभी मैं। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस समझो 5,000 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस समझो 8,000 है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फाइनेंस एक्सपेंसेस है कुछ तो 3,000, और जो बच गया वो आपका नेट प्रॉफिट। तो कितना आएगा? 40। 8 3 11 और 5 16 गए तो 24। ठीक है बेटा। सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल इनकम स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजेंटल। ये ऐसे ऐसे वाला, राइट, टी फॉर्मेट वाला। अब वर्टिकल भी इनकम स्टेटमेंट आता है, वो भी एक बार पूछा था एग्जाम में 8 मार्क को। तो कैसे बनाते हैं देखो। अभी उसका फॉर्मेट है, आप 2 3 बार प्रॉब्लम करोगे तो याद आ जाएगा, याद रह जाएगा। देखो, सबसे पहले बेटा उसमें सेल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? सेल्स। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे सेल्स बताओ बेटा कितने हैं? 1,00,000 है। ए भैया, 1,00,000 है कि नहीं? हाँ। फिर इसमें से बेटा माइनस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप लोग ऑपरेटिंग रेशियो बनाए हुए हो बहुत साल पहले, 5 6 साल हो गए, पिछले साल बुधवार को बनाया था। तो ऑपरेटिंग रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? बोलो, क्या लेते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद है सबको? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वही ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10। या परचेस पहले लिखो, कुछ नहीं होता है, प्लस परचेस कितना है बेटा? परचेस 40 प्लस वेजेस 20 या कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस 70 हो गया ये, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक 10। 70 में से 10 गया, कितने रहेंगे बेटा? 60। अब देखो आपको आंसर वहीं पे है, कुछ भी गलती तो आगे समझ में आ जाएंगे। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गया तो क्या बाकी रहता है? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 40। ऊपर टैली कर लो, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 40। तो आपको आंसर खाली क्या बदल रहा है बेटा? प्रेजेंटेशन। आंसर रिमेन सेम। देखो कोई चीज का टेबल का फॉर्मेट बदल गया तो आंसर बदलेगा क्या अकाउंट में? नहीं। अब बेटा इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। क्या माइनस होते हैं? ऑपरेटिंग, जो पी एंड एल के डेबिट में है। पी एंड एल के डेबिट में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और इंटरेस्ट। ये तीनों लिख देने के 5 8 3। इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग आया तो लेना नहीं। 8 5 13 और 3 16। कितना बचेगा बेटा? 24। इसको क्या बोलते हैं बोलो? नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? 24। तो इसको कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। अब आप मुझे नीचे का आंसर बिना देखे सब लोग मुझे बताएंगे। देखो ये फॉर्मेट तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये डायरेक्टली इसका जो प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूं आपको। ये आ गए हम लोग इनकम स्टेट। बिना देखे आप मुझे बताओ पहले शुरुआत कैसे करोगे? बताओ। बोर्ड पे देखने का, नोटबुक में नहीं। बोलो सेल्स कितना लोगे? 11,00,000। फिर उसमें से लेस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। उसमें पहला आइटम क्या लोगे? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या लोगे? परचेस। फिर क्या लोगे? वेजेस। माइनस क्या करोगे? और ये सबका जो आंसर आएगा वो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? जीपी। फिर क्या माइनस करोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कौन कौन से? ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंस। तीनों माइनस करते क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। देखते हैं वैसा ही है क्या। ये देखो सब लोग वैसे ही है क्या? देख लो जरा। देखो सब लोग क्या लिया पहले बोलो? सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या लिया? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस। माइनस क्या किया? जो आंसर आया उसको क्या बोला? ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस क्या किए? वो ओपनिंग प्रिंट हुआ है वो क्या है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, फाइनेंस। तीनों की टोटल की माइनस क्या क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। तो इसको कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। वो भी कौन सा वाला? वर्टिकल। तो ये 8 8 मार्क को तीनों क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। एक बार पूछा था हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाओ, सॉरी वर्टिकल बैलेंस शीट बनाओ, और एक बार बोला था वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। किसी कुछ डाउट है? ओके। अब आगे जाते हैं। इसका बोलो आंसर सब लोग फटाफट। बोलो पहले क्या लोगे? सेल्स कितना है? 12,00,000। लेस क्या करोगे?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें क्या है बेटा, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या है बेटा, परचेस, फिर क्या है, वेजेस। ये उनकी टोटल करके उसमें से माइनस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक। जो भी आएगा उसको क्या बोलोगे बेटा, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की टोटल माइनस होगी, क्या आएगा, जीपी। उसमें से तीनों माइनस होंगे, कौन कौन से, ऑफिस एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंस, सेलिंग, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये माइनस होने के बाद जो आएगा उसको क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट। देखते हैं वैसी है क्या, समझ में आया सबको, देख लो। देखो क्या क्या लिखा है, पहले क्या है बोलो, सेल्स, फिर क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें क्या क्या लिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, माइनस क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक। जो आंसर आया उसको बोल दिया हमने ग्रॉस प्रॉफिट। फिर तीनों खर्चे माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो बच गया उसको क्या बोला बेटा, नेट प्रॉफिट। हैव यू क्लियर विद दिस, ओके। तो इसको बोलते हैं बेटा वर्टिकल बैलेंस शीट कन्वर्ट, सॉरी, वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। अब ये दिख रहा है कि ये हो गया अपना। अब वापस शुरुआत में आ जाओ बुकलेट के। अब कुछ नई नई चीजें सिखा रहा हूँ, थोड़ी डिफिकल्ट है पर आनी तो चाहिए बाबा, सिलेबस में दिए तो। ये देखो बेटा, हमारी जो एनालिसिस की मेथड है, उन मेथड्स में देखो, ध्यान दो। अभी मैं हूं यहां पर, हमारे पास टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोल तो, हमने जो ये हमारे बैलेंस शीट और P&L अकाउंट का पोस्टमार्टम करके, यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बोल दो, आपका वर्टिकल बैलेंस शीट, ये सब करके करना क्या होता है, तो ये टूल्स में उनको यूज करते हैं। कौन कौन से टूल्स दिए आपको, पहले नाम पढ़ो, क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा क्या है बेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तीसरा क्या है बेटा, कैश फ्लो एनालिसिस। अब सुनो, और चौथा है रेशियो एनालिसिस। चौथा कौन सा है बेटा, रेशियो एनालिसिस। अब जो बोर्ड ने हमारे साथ सबसे बड़ा खेल किया था, इसमें का वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दिन एग्जाम में पूछ लिया, जिसके लिए बिना कैलकुलेटर के कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, पर उन्होंने गलती से पूछा होगा तो पता नहीं, तो वो आ गया। तो कोशिश करो कि वो जितना जमता है उतना ही करो, उसके आगे नहीं जाता है तो छोड़ दो। लेकिन होता क्या है वो बोलता हूं मैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं बेटा, 2 साल का बैलेंस शीट और 2 साल का इनकम स्टेटमेंट एक में के बाजू में लिखते हैं और उनका कंपैरिजन किया जाता है। एग्जाम्पल समझो बेटा, मेरे लास्ट ईयर फिक्स एसेट 10 लाख थे और इस साल 12 लाख है, तो क्या हो गया बोलो, फिक्स एसेट बढ़े या कम है, बढ़ गए। कितने बढ़े बेटा, 2 लाख। बहुत इजी है। या समझो मेरा लोन था 10 लाख, वो 9 लाख हो गया, तो क्या हो गया, कम हो गया, यानी लोन मैंने पेड कर दिया। ये समझ में आया, इंक्रीज है या डिक्रीज है बेटा, डिक्रीज। सर ये तो बहुत इजी है, फिर आप क्यों डरा रहे हो। अब इसके बाजू में इसका परसेंटेज निकालना होता है, यानी क्या, आपका पहला एग्जांपल, फिक्स एसेट कितने के थे, 10, कितने हो गए, 12, कितने बढ़ गए, 2। तो अब 10 लाख के प्रमाण में 2 लाख बढ़ गए, यानी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20%। कितना इंक्रीज हुआ, 20। अब ये तो इजी परसेंटेज है, पर ऐसे पॉइंट में आएंगे, 18.923%, 17.12% हो गई है, तो इसको बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। वैसे ही इनकम का भी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनेगा, यानी क्या, सॉरी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनेगा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बनती है और कंपैरेटिव क्या बनता है बेटा, इनकम स्टेटमेंट। अभी आपने इनकम स्टेटमेंट देखा कि नहीं, वो एक में के बाजू में लिखेंगे 2 साल का। समझो पहले साल की सेल 10 लाख है, दूसरे साल की 15 लाख है, क्या हुआ, सेल्स कितने से बढ़ा, 5 लाख। फिर 5 लाख से बढ़ा, यानी परसेंटेज वाइज ग्रोथ कितनी हुई, 50% हुई। कैसे, 10 लाख के अगेंस्ट 5 लाख, बेस ईयर 10 लाख है, 10 लाख के अगेंस्ट 5 लाख, तो आप क्या बोलोगे, 50% इंक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ, ऐसे निकालना होता है, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव। तो इसका 2 प्रॉब्लम है, वो मैं कर लूंगा, तब समझ में आ जाएंगे। तो आपको ये लेकिन कॉन्सेप्ट समझा, क्या नाम है इसका, कंपैरेटिव फाइनेंस। यानी 2 साल की बैलेंस शीट या 2 साल का इनकम स्टेटमेंट आजू बाजू में रख के इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ वो देखने का, और उनका परसेंटेज निकालने का, और उस पर एनालिसिस करने का, वॉट एवर इंक्रीज वॉट एवर डिक्रीज, इट इज कॉल्ड व्हाट मेथड। ये टूल का नाम क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब दूसरी मेथड है बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको अगर याद होगा, आपने जब 10th की एग्जाम दी थी, तब कुछ स्टूडेंट महाराष्ट्र बोर्ड से 10th हुए और कुछ स्टूडेंट जो है CBSE और ICSE से।
तो आपकी सीबीएसई और आईसीएसई की जो भी मार्कशीट थी वो डायरेक्टली महाराष्ट्र बोर्ड में है वैसे एक्सेप्ट हो गई या उसको कन्वर्ट करना पड़ा? कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि आपके मार्क्स देने का पैटर्न अलग था, महाराष्ट्र बोर्ड का अलग था। तो यही मेथड है जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। यानी क्या करते हैं इसमें, समझो बेटा मेरा बिजनेस है जिसमें एसेट पूरे मिलके 10 लाख के है। कितने गए? 10 लाख। और मेरा कॉम्पिटिटर है उसके बिजनेस में पूरे एसेट 50 लाख के है। तो अब उस केस में मेरा उसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। लेकिन हम कंपैरिजन कर सकते हैं अगर एसेट का परसेंटेज निकाले तो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, समझो बेटा 10 लाख मेरे टोटल एसेट है, उसमें मेरा फिक्स एसेट 5 लाख का है। तो मेरे फिक्स एसेट का टोटल कंट्रीब्यूशन 50% हो गया। कितना हो गया? 50%। और मेरा कॉम्पिटिटर है जिसके टोटल एसेट 50 लाख है। कितने बेटा? 50 लाख। और उसके फिक्स एसेट 10 लाख के है या 5 ही लाख के है, समझो 10 लाख के है, तो उसका परसेंटेज कितना हो गया? 20%। तो लॉजिकली अमाउंट मेरे से कम है लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कम है। यू आर गेटिंग द थिंग? या मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। समझो बेटा आपको पिछली साल 11th में कॉलेज ने बोला कि आपको जितने मार्क मिलेंगे वो 100 मार्क्स में से मिलेंगे और आपको मिले 35 मार्क। कितने मिले? 35। सो योर परसेंटेज इज 35। अब इस साल आपको 70 मार्क मिले पर पेपर था 200 मार्क का। ग्रोथ हुई क्या तुम्हारी? वहीं पे अटके। या 60 मार्क मिले समझो 200 और घर पे किती मार्क वाढले? गाढवा पेपर 200चा झालाय। तो उसमें उल्टा आप नीचे आ गए। बोलो 200 में से 60 है ना 30%। पिछली साल तो भी अच्छा था, कितना था? 35। यू आर गेटिंग द पॉइंट? तो इसमें क्या करते हैं बेटा, एक्चुअल में कॉमन साइज स्टेटमेंट ऐसा बनता है। देखो आपके नॉलेज के लिए जस्ट एक एग्जांपल बताता हूं। समझो यहां पे देखना सब लोग, ये फिक्स असेट है, करंट असेट है, समझो इन्वेस्टमेंट है। एक एग्जांपल के तौर पे ये बेटा मेरे 20 लाख है, इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, और नहीं तो अपन क्या करते, इजी अमाउंट लेते हैं। ये समझो बेटा 5 लाख, ये है समझो 3 लाख, और 2 मिनट के लिए मेरे करंट असेट है 2 लाख। तो कितने हो गए बेटा? 10 लाख हो गए। अब मैंने इनका परसेंटेज निकाला है तो मैं क्या करता हूं, 10 हमेशा मेरा मैक्सिमम परसेंटेज क्या रहेगा? 100। बेस क्या लूंगा बेटा मैं? 100। तो आप मुझे बताओ 100% 10 लाख को है तो इसकी वैल्यू 50% होगी कि नहीं? हाँ या ना? इसकी कितनी होगी? 30। इसकी कितनी होगी बेटा? 20। क्लियर है? अब ये मेरा समझो पिछला साल है। अब मेरा करंट ईयर में ऐसे है, मेरे फिक्स एसेट हो गए बेटा 10 लाख, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गए 2 लाख, और 8 लाख रुपए हो गए मेरे करंट एसेट। तो मेरी बैलेंस शीट की टोटल 20 लाख हो गई। हाँ या ना? तो इन शॉर्ट मेरा एसेट डबल हो गया कि नहीं? फिर भी मैं यहाँ पे 100% ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 100। बेस इज व्हाट? 100। अब आप मुझे बताओ बेटा 20 लाख को 100% तो 10 लाख को 50% हुआ कि नहीं? और 20 लाख को 100% तो 2 लाख को 10% ही हुआ कि नहीं? और यहाँ पे 8 लाख है तो 20 के हिसाब से ये 40% होगा कि नहीं? टोटल 100 आनी है ना? अब यहाँ पे देखो लॉजिकली ये डबल हुआ कि नहीं अमाउंट वाइज, पर परसेंटेज वाइज डबल हुआ क्या? उतना ही है। बोलो उस प्रमाण में बदल गया तो डबल नहीं हुआ। यहाँ पे ये 3 लाख से सिर्फ 2 लाख हुआ है, कम 1 लाख से हुआ है, पर परसेंटेज वाइज कितना बड़ा चेंज हो गया? 30% से कितना हो गया? 10%। यहाँ पे 2 लाख 20% था, 4 गुना होने के बाद भी सिर्फ डबल हुआ है। सही तो 2 लाख से 8 लाख यानी 4 टाइम्स होना चाहिए था, पर हुआ कितना? खाली डबल। तो ये कंपैरिजन करने के बाद आपको समझता है कि प्रोपोर्शनेट ग्रोथ क्या हुआ है। क्या पता चलता है बेटा? प्रोपोर्शनेट ग्रोथ। ये नहीं समझा तो यहाँ पे देखो, पिछली साल अकाउंट का पेपर 100 मार्क का था, आपको 40 मार्क मिले, तो आपके परसेंटेज कितने बेटा? 40। अब क्या हो गया, अकाउंट का पेपर हो गया 300 मार्क का। कितना है? 300 मार्क। और आपको मार्क मिले बेटा से फॉर एग्जाम्पल 120, बराबर? तो बेटा 3 गुना मार्क मिलेगी नहीं? तो अपनी 3 गुना ग्रोथ होनी चाहिए, पर ग्रोथ उतनी रहेगी 40%। क्यों? 300 आउट ऑफ 120 आउट ऑफ 300 कितना परसेंट होता है? 40। समझ में आया कि नहीं आपको? या आपको समझो बेटा 80 मार्क मिलते हैं, आप घर पे मार्क मिले, डबल मार्क नहीं, 26.67% पे अटका हुआ है, तो कैलसी पे निकालोगे तो दिस को बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट।
समझ में आया? अब तीसरा टूल है बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट के बाद लास्ट वाला है ये कॉमन साइज। इसका भी एक प्रॉब्लम है। अब बेटा एक इस पे है ना शॉर्ट नोट आती है, एक दो बार आई है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मार्क्स के 2 मार्क नहीं जाने चाहिए। अब इसमें 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैश फ्लो पे ही आने वाले हैं एग्जाम में। तो जस्ट एक बार इसकी शुरुआत पढ़ो, फिर मैं आपको एकदम इजी करके बता दूंगा 2 ही मिनट में। बस वो होते ही अपना आज का लेक्चर खत्म, फिर होमवर्क। पर ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स है इसके अंदर कैश फ्लो में। ओंकार, चलो बेटा अभी बोर्ड पे ध्यान देना सब लोग। थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट है कैश फ्लो एनालिसिस। कंपनी में, कंपनी के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको बोलते हैं कैश मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही चीज होती है। अगर वो 2 चीजें अच्छे से मैनेज हो जाए तो बिजनेस कभी भी डूब नहीं सकता। और अगर वो 2 में से एक भी चीज अपाइज हो गई तो बिजनेस कभी भी लिक्विडेट हो जाएगा। पहला होता है बेटा स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स मैनेजमेंट, और दूसरा होता है कैश मैनेजमेंट। तो कैश मैनेजमेंट यानी आपको कैश फोरकास्टिंग करते आनी चाहिए कि हमारे बिजनेस में सरप्लस कैश बचने वाली है या हमको शॉर्टेज होने वाला है। सरप्लस बचने वाली है पता है तो अभी से इन्वेस्ट कर दो तो ब्याज मिलना चालू हो जाएगा। और अगर शॉर्टेज होने वाली है तो अभी से लोन की प्रोविजन कर दो तो बिजनेस रुकेगा नहीं। और वो समझने के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है कैश फ्लो एनालिसिस। इसमें क्या देखते हैं बेटा, पैसा कहां से आया यानी इनफ्लो, पैसा कहां से आया यानी क्या बेटा इनफ्लो, और पैसा किधर चला गया उसको बोलते हैं आउटफ्लो। इन शॉर्ट रिसीट एंड पेमेंट। इनफ्लो म्हणजे रिसीट, आउटफ्लो म्हणजे पेमेंट। अब बेटा इसका लॉजिक इतना ही है शॉर्ट लैंग्वेज में। देखो मैं कुछ लिख रहा हूं इंटरेस्टिंग।
कितना समझेगा नहीं पता। क्या लिखा बेटा मैंने, बोलो। असेट माइनस लाइबिलिटी प्लस असेट प्लस लाइबिलिटी माइनस। अब मैं आपको प्रूव करके देता हूं ये। समझो बेटा, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में यानी साल के शुरुआत में लैंड थी 10 लाख रुपए की। कितने की थी? 10 लाख। और साल के एंड में लैंड क्या है? एसेट है। साल के एंड के बैलेंस शीट में दिख रही है लैंड 6 लाख की हो गई। 10 लाख की कितने की हो गई? 6 लाख। क्या हुआ होगा? लैंड बेच दी होगी। लैंड थोड़ी हवा में चली जाएगी, बेच दी होगी। तो लैंड बेचने से पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो इनफ्लो हो गया कि नहीं? तो जब भी आपके कोई भी एसेट कम होंगे तो क्या होने वाला है? वो रियलाइज होने वाले हैं। रियलाइज होने वाले यानी पैसा आएगा। आएगा यानी क्या बेटा? इनफ्लो। सेकंड, समझो बेटा, मेरे साल के शुरुआत में मेरे सर पे लोन था 5 लाख। अब बैच बैच कुछ नहीं है। साल के एंड में मेरा लोन 8 लाख रुपया हो गया। कितना हो गया? 8। तो लोन बढ़ गया यानी मैंने क्या किया होगा? लोन लिया होगा। लोन लिया होगा। आप मुझे बताओ, लोन क्या है? एसेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। और लोन लेने से बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा? आते आते चला जाएगा, जाते जाते आ जाएगा। अरे बोलो गधे लोग, आएगा। तो लाइबिलिटी जब बढ़ गई तो क्या हुआ आपका? इनफ्लो। क्लियर है सबको? अब इसका एग्जैक्टली अपोजिट समझो बेटा, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीनरी पिछले साल 2 लाख की थी, अब 3 लाख हो गई। क्या हो गया? मशीनरी बढ़ गई। मशीनरी क्या है? एसेट। मशीनरी कब बढ़ती है? परचेस करने से। तो आप एसेट परचेस करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। सो ए प्लस यानी क्या बेटा? आउटफ्लो। क्लियर है? अब मेरा पिछली साल डिबेंचर्स बैलेंस शीट में 5 लाख थे और इस साल नील हो गए। डिबेंचर यानी लोन 5 लाख था और नील हो गया। कैसे बढ़ा या कम हो गया? कम कैसे होगा? पेड कर दिया होगा। तो पेड करने से पैसा आएगा या जाएगा? तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? आउटफ्लो। तो ये लॉजिक समझा सबको? तो बैलेंस शीट में 2 साल की बैलेंस शीट दी जाती है। उसके हर आइटम को आपको यही कंपेयर करना है। अगर एसेट है बढ़ा तो आउटफ्लो, कम हुआ तो इनफ्लो। लाइबिलिटी एग्जैक्टली अपोजिट। क्या होगा बेटा? लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या है? इनफ्लो। और कम हुई तो आउटफ्लो। अब इसके बाद का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। वो कैसे है जरा समझो। बस फिर ये फालतू वाला पार्ट खत्म हो जाएगा इस टॉपिक का। देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। देखिए अभी बोर्ड पे ध्यान दो। ये एक बैलेंस शीट है। यहाँ पे शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। इधर बेटा है मशीनरी, लैंड, फिर बेटा कैश, डेटर्स, स्टॉक। इतने एसेट है। ठीक है? और अब इनका 2 साल का डेटा है ये, ऐसा दिया हुआ। कितने साल का डेटा है बेटा? 2 साल। अभी यहाँ पे ध्यान देना। ये समझो बेटा 5 है, 7 हो गए, 4 थे, 2 हो गए। क्रेडिटर्स 3 थे, 2 हो गए। बिल्स पेबल 1 थे, 2 हो गए समझो। 5 4 9 3 12 1 13, 7 2 9 2 11। अरे ये भी 13 आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब ये मशीनरी जो है 6 लाख थी, 4 लाख हो गई समझो। लैंड जो है 2 लाख थी, नील हो गई। कैश 1 लाख थी, 2 लाख हो गई। 6 2 8 1 9। डेटर्स जो है ये 2 लाख थे समझे, 3 लाख थे, 2 और 3 5, चलो कोई बात नहीं। ये 3 लाख हो गए। और ये समझो 1 लाख हो गया। तो 6 2 8 1 9 2 11, इसको 14 लाख रुपए। 4 2 6 3 9 1 10। ठीक है, इसको 10 करना है। टिरे 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 टिरे। चलिए
बेटा अभी बोर्ड पे ध्यान दो। आप मुझे खाली सब लोग मिलके ये बताओगे कि इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। बोलो शेयर कैपिटल में क्या हुआ। रूल बता देता हूं, ये देख के बताओ मैं लाइबिलिटी साइड पढ़ रहा हूं कि नहीं। बोलो शेयर कैपिटल में क्या हुआ। इनफ्लो एल प्लस है ना बेटा, क्या हुआ इनफ्लो। डिबेंचर में वेरी गुड, क्रेडिटर्स में वेरी गुड, फिर बेटा बिल्स पेबल में इनफ्लो। कैसे निकाल रहे किसको मालूम। अरे गधे लोग ये देख रहे हैं हम, बड़ा या कम हुआ। अब एसेट का इधर है बेटा, देख लो। बोलो मशीनरी लैंड इनफ्लो। चलो कैश, तो कैश को पेंडिंग रखो 2 मिनट के लिए। हाँ डेटर्स आउटफ्लो पक्का क्या, और स्टॉक इनफ्लो पक्का, रघु विश्वास ओके। अब बेटा क्या करते हैं, कैश फ्लो एनालिसिस बनता कैसा है। सबसे पहले जो आपकी ओपनिंग डे की कैश है वो ली जाती है। तो ओपनिंग डे की कैश कितनी है आपकी, 1 लाख। 1 लाख है। फिर आपका जितना भी कैश फ्लो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितने कैटेगरी में बेटा, 3। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक दांत से हाँ। पहली एक्टिविटी क्या होती है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी होती है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी होती है, फाइनेंसिंग। और तीसरी होती है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है बोलो, तीसरी इन्वेस्टिंग। अब ये थोड़ा इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी बिजनेस के डे टू डे लाइफ से मिलने वाला पैसा, यानी क्या, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा बेटा, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, बिजनेस का प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, सब कुछ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी क्या बेटा, जो आप शेयर इशू करते हो, डिबेंचर इशू करते हो, डिबेंचर का पैसा वापस करते हो, शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हो, उसको कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं, फाइनेंस। वो तो कंपनी में पैसा कहां से आता है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी पैसा आने के बाद आप एक तो एसेट खरीदी करते हो, नहीं तो बेचते रहते हो। तो एसेट का खरीदी बिक्री यानी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। अब आप दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, इसमें से जो ऊपर अभी सबका सबका ये होने वाला है, शेयर कैपिटल कौन सा एक्टिविटी में लिखूं। अभी बताया मैंने आपको, बोलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 5 लाख का शेयर कैपिटल 1 लाख, आपने क्या वर्ड लिखा था यहाँ पे, इनफ्लो। तो इनफ्लो लिखा था तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा +1 लाख। क्या लिखूंगा, +1 लाख। 1 कहां से आया, 5 का 6, 1 लाख से बढ़ गया, यानी मार्केट से शेयर इशू करके पैसा आया। फिर बेटा डिबेंचर भी कौन सी एक्टिविटी है, प्रश्न में उत्तर है फाइनेंसिंग। डिबेंचर भी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो डिबेंचर का कितना है, कम हुआ या क्या हुआ, कम हो गया। 5 लाख से 0 गए, इन या आउट। आउट यानी क्या बेटा, माइनस। आउट यानी क्या, माइनस। अब क्रेडिट बताओ बेटा, एक्टिविटी कौन सी। अरे अभी तो बोला ना, डे टू डे करंट एसेट करंट लायबिलिटी यानी क्या, ऑपरेटिंग। इतनी जल्दी थोड़ी ध्यान में रहे, ठीक है, ऑपरेटिंग, ठीक है। बोलो अब क्रेडिटर्स में क्या हुआ, बढ़ा या कम, आउटफ्लो या इनफ्लो। इसका मतलब आपने क्रेडिटर को पैसा देके मुक्त कर दिया तो पैसा चला गया, तो आउटफ्लो क्रेडिटर्स -1। बिल्स पेबल बढ़ा या कम हुआ, अरे आपने बोला हुआ है ना, क्या इनफ्लो या आउटफ्लो है, इनफ्लो। कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है। तो बिल्स पेबल लिख दिया मैंने +1। अब इधर आ जाओ, मशीनरी और लैंड कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, हम उसमें पैसा डालते हैं। तो क्या हुआ, मशीनरी में इनफ्लो हुआ बेटा, कितना हुआ बोलो, 2 लाख। लैंड में भी क्या हुआ, इनफ्लो हुआ 2 लाख, राइट। 2 लाख की लैंड थी, बेच दी तो पैसा आ गया। कैश को लेना नहीं है, ठीक है। डेटर में क्या हुआ, डेटर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो। तो मैं यहाँ पे डेटर्स लिख दूंगा -1। स्टॉक में क्या हुआ, इनफ्लो कम हो गया है, नहीं इनफ्लो, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग। कितना बेटा, +2। अब जादू देखो सब लोग, -1 +1, इसका रिजल्ट आ गया +1, बराबर ना। आएगा आपको कभी ना कभी ये +1 -5 -4, और ये क्या है बेटा, +4। अब जादू देखो, प्लस ये 1 लाख से शुरुआत हुई, +1 कितने हो गए, -4 +7 0 है। तो आंसर क्या आया आपका, एंड कैश कितना है, देख लो जादू, कितनी है एंड कैश,
2 लाख। समझ में आया? बोल तो बिजनेस की शुरुआत 1 लाख से हुई और इतना सारा इनफ्लो आउटफ्लो के साल के एंड में कितना बचा? 2 लाख। पर उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना रुपया गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना रुपया गया, ऐसा एनालिसिस किया जाता है। इसको बोलते हैं कैश फ्लो एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? ये प्रॉब्लम एमकॉम को आता है 16 मार्क को, आपको नहीं आता है। लेकिन आपको इसमें क्या आएगा एग्जाम में, लिख लो मेरी तरफ, बोल दो, लिख के मत लो, जस्ट क्या आने वाला है समझ लो। ऐसा आएगा, इंक्रीज इन करंट असेट इज डैश एक्टिविटी। नहीं बोलो आउट, बोलो तीनों में से एक ऑप्शन, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, या फिर ये है फाइनेंस है। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? इंक्रीज इन करंट असेट, फिर इन्वेस्टिंग कहां से हुई? ऑपरेटिंग है ना। अगर मैं बोलूंगा फिक्स असेट आर डैश एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, चेंजेस इन शेयर कैपिटल इज डैश एक्टिविटी, फाइनेंस। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं? लोन टेकन इज डैश एक्टिविटी, फाइनेंस। सेल ऑफ फिक्स असेट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर पूछेंगे इनफ्लो या आउटफ्लो है, तो फिक्स असेट बेचने से पैसा आता है, क्या बोलोगे? इनफ्लो। तो ये मैंने सब डिफिकल्ट वाला पार्ट पूरा सिखा दिया आपको आज। डेंजर एकदम, मजा आएगा। लेकिन हाँ, अब क्या करना है, आज है होमवर्क। होमवर्क क्या है समझ के लो। जो ये जितना सुंदर बुकलेट आज आपके पास दिख रहा है, कल ये आपके पास से निकाल लिया जाएगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। करना क्या है, इसमें रेशियो एनालिसिस के सारे 14 प्रॉब्लम है, हमने क्लास में ले लिए थे, लिख के लाना है उसके अंदर, कि यहीं पे बैठ के करोगे, घर पे कर लोगे ना। और कल नहीं दिखा कि तुम्हारे पास साल भर बुकलेट नहीं, हाँ, इसका जेरोक्स भी नहीं निकलेगा, बहुत गंदा निकलेगा, कलर पेज का है इसलिए। ठीक है, जेरोक्स लेके बैठने भी नहीं दूंगा मैं क्लास में। समझ में आएगा? क्या करना है समझ में आया? देखो, सब प्रॉब्लम के लिए जगह छोड़ी हुई है, ऐसे है क्या जगह छोड़ी हुई? ये इधर देखो, दिख रही है यहां से जगह, ये है कि नहीं? तो उस बहाने और एक बार प्रॉब्लम पढ़ के हो जाएंगे सबके, राइट? चलो, तो ये सब लिख के लाना है कल। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल जो चालू होगा ना वो सब कंपलसरी है, खाली कल तक अपना टाइम पास है। ये दोनों टॉपिक क्या है? ऑप्शनल। फिर इसके बाद जो चालू होगा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ सकते हम। तो सही 12 चालू होगा परसों से, लेकिन कल तक का भी एडिशनल है, मतलब वो रिजर्व है अपना। ठीक है, चलो, होमवर्क दिला जा, मी उद्या येतच नाही, परवा तर येईल। हं? चलो बाय। ऑनलाइन वाले बाय बेटा, आते जाओ, कल अब्सेंट मत रहना। क्या?